कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षित हैं, जिनके दिमाग में हिंदू मुसलमान का जहर भर दिया गया है, तो ऐसे लोगों का निश्चित है कि मोदी जी हिंदुत्व के रक्षक हैं और हिंदुओं के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। ये जो दिमाग में लोगों को ईवीएम से भी खतरनाक ये जहर जो भर दिया गया है, इसी के आधार पर चुनाव हो रहे, कहीं निष्पक्ष सोच के आधार पर, कभी देश के विकास के सवाल पर लोगों की मानसिकता को नहीं कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षित हैं, जिनके दिमाग में हिंदू मुसलमान का जहर भर दिया गया है, तो ऐसे लोगों का निश्चित वोट भाजपा को जाएगा। कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को आप जानते होंगे, बड़े नेता थे, महान नेता थे, बहुत विद्वान नेता थे। वो नारा देते थे कि कांग्रेसी भूरे पर ये संघी कीड़े पलते हैं। सही बात है। अब बाबरी मस्जिद विवाद को आप देखेंगे कि किसने शुरू किया? कांग्रेस ने शुरू किया। उसने ताला खोल करके इस विवाद को शुरू किया। और फिर आप देखेंगे कि जिस समय बाबरी मस्जिद को नष्ट किया जा रहा था, शहीद किया जा रहा था, उस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी और नरसिम्हा राव जी ताज़ा रोड पर सो गए जब बाबरी मस्जिद को ढाया जा रहा था। तो मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस और भाजपा दोनों, ये आज देख लिए, दोनों कहीं भी आर्थिक मुद्दे पर बहस नहीं करते हैं, कहीं देश के जो इकोनॉमी डूब रही है उस पर बहस नहीं करते हैं। ये तो रावण बोल दिया, तो ये शूर्पणखा बोल दिया, ये माने अनावश्यक मुद्दों को उठा करके ये राजनीतिक दाव चल रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि दोनों एक हैं और ये दोनों जब तक रहेंगे देश में सही राजनीति की धारा का विकास नहीं। भारत में अभी बहुत तेज़ी के साथ लोगों की मानसिकता को बदली जा रही है। संविधान को समाप्त करके मनुस्मृति को लादने की कोशिश हो रही है। देश जहां नेहरू इंदिरा के राज में आगे की ओर जा रहा था, सोच के मामले में, विज्ञान के मामले में, मानसिक विकास के मामले में, वो आज पूरे उस चक्र को पीछे घुमाने की कोशिश हो रही है। आज देखिए अनुसी विचारों को, सामंती विचारधारा को, आप रूढ़िवादी विचारधारा को तेज़ी से लागू करने की कोशिश हो रही है। विज्ञान को समाप्त किया जा रहा है, ज्ञान को समाप्त किया जा रहा है, स्कूल और विश्वविद्यालयों को नष्ट किया जा रहा है। लोगों के पढ़ने की, शैक्षणिक विकास की आज सबसे बड़ा संकट पैदा किया जा रहा है। देश आज सच कहिए तो लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है। जनता के हाथ में अब कुछ नहीं रह गया है। लोगों का मानसिक हाईजैक कर लिया जा रहा है, लोगों के दिमाग को हाईजैक कर लिया गया है और जो हमारे जीवन के ज्वलंत मुद्दे हैं उनको छोड़ करके काल्पनिक मुद्दों की ओर लोगों का ध्यान को भटकाया जा रहा है। जो हमारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, हमारे विज्ञान का विकास कैसे हो, उद्योगों का विकास कैसे हो, देश का विकास कैसे हो, हमारी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, हम जो आज विश्व हंगर इंडेक्स में आज सबसे निचले पैदान पर पहुंच गए हैं, उसको स्तर कैसे ऊंचा बढ़ाया जाए, हमारे देश के नागरिकों का जीवन स्तर कैसे सुधारा जाए, इस सब पर कोई विचार नहीं हो रहा है। आज विचार हो रहा है कि अडानी की संपत्ति कैसे बढ़े, अंबानी की संपत्ति कैसे बढ़े। अंडानी को 2014 में कोई नहीं जानता था, आज दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अमीर बन गए। ये सब सरकारी संसाधनों को, जनता की संपत्ति को लूट करके, हमारे सरकारी उद्योगों को बेच करके जो उनकी तिजोरी भरने का काम हो रहा है, देश के बदहाली की ओर ले जाने का काम हो रहा है। जो हमारे देश का जीडीपी अंग्रेज़ों के समय में 8% अंग्रेज लूट कर ले जाते थे, आज हमारे देशभक्तों के शासनकाल में आपको पता होना चाहिए कि आज 17% हमारे देश का जीडीपी आज लूट करके विदेश जा रहा है, अमेरिका जा रहा है। और हमारी सरकार कहती है कि हम तो देशभक्तों की सरकार है। देश का विकास नहीं हो रहा है, हमारे देश की पूंजी लूट के विदेश जा रही है और कह रहे हैं कि हम देशभक्तों की सरकार हैं, हम देशभक्त हैं। मंदिर बनाने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता। देशभक्त तब होइएगा जब देश समृद्ध हो, देश ताकतवर हो, देश की हमारी संपदा बढ़े, देश की हमारी इकोनॉमी बढ़े, देश की हमारी जीडीपी बढ़े। ये देशभक्ति साबित करने का प्रमाण है, न कि मंदिर बनाने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता। मंदिर बना करके आप समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे देश की प्रगतिशील शक्तियां हैं, जो हमारे देश की औद्योगिक उत्पादन में जो महत्वपूर्ण योगदान देने वाली शक्तियां हैं, उनको आप हिंदू मुसलमान में और जाति और धर्म में बांट करके आप देश को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष के लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, क्या करना है? देखिए, जो ईवीएम बनाने वाले देश हैं, जिन्होंने ईवीएम का आविष्कार किया, वो भी ईवीएम से चुनाव नहीं कराते।
आप देख लीजिए, कहीं अमेरिका हो, फ्रांस हो, इटली हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, कहीं भी ईवीएम से चुनाव नहीं होता, क्योंकि वहाँ के लोगों का ही मानना है कि ईवीएम निष्पक्ष नहीं है। ईवीएम हैक हो सकता है, ईवीएम हेराफेरी हो सकती है, वो लोग कहीं ईवीएम से चुनाव नहीं कराते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ईवीएम से हो रहा है चुनाव, और जितने जानकार लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, सब कहते हैं कि ईवीएम हैक हो सकता है, ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है। और मध्य प्रदेश में एक बार वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, वो ईवीएम डिस्प्ले कर रहे थे पत्रकारों के सामने, और उसमें वो यूपी से ईवीएम गया था। तो वहाँ जो डिस्प्ले करने क्रम में सामने आया कि जो कैंडिडेट वहाँ नहीं था मायावती की पार्टी का, उसके नाम पर भी वोट जा रहा था। तो जल्द हड़बड़ में पत्रकारों को ठंडा करके, डांट डपट करके और ईवीएम हटाया गया। लेकिन बात ये खुल गई और बातें सामने स्पष्ट आ गई। तो इसलिए है कि ईवीएम हैक होता है और ईवीएम निश्चित हैक होता है, लेकिन ये हमको नहीं लगता है कि विधानसभा चुनाव में मोदी जी ऐसा कर पाएंगे, इसलिए कि उनको विश्वसनीयता भी बरकरार रखना है। ईवीएम की विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए राज्य के चुनाव में उपयोग नहीं करेंगे, ये केंद्र के चुनाव में उपयोग करेंगे। और राज्य में जो जाति और धर्म जो है, ये ईवीएम से भी खतरनाक है। दिमागों को इतना पोल्यूट कर दिया गया है जाति और धर्म के नाम पर कि लोग समझते हैं कि मोदी जी हिंदुत्व के रक्षक हैं और हिंदुओं के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। ये जो दिमाग में लोगों को ईवीएम से भी खतरनाक ये जहर जो भर दिया गया है, इसी के आधार पर चुनाव हो रहे हैं। कहीं निष्पक्ष सोच के आधार पर, कभी देश के विकास के सवाल पर लोगों की मानसिकता को नहीं बनाया जा रहा है। हम ये लोगों की मानसिकता को डिस्टॉर्ट करके, बर्बाद करके चुनाव हो रहे हैं जातीय धर्म के आधार पर। निश्चित बहुमत का वोट, अक्सरियत का वोट जो हिंदू है, निश्चित इस आधार पर वो गोलबंद कर ले रहे हैं। तो इसलिए ये मुद्दा है, बहुत खतरनाक मुद्दा है। देखिए, ओवैसी जी तो बहुत विद्वान आदमी हैं और बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। लंदन से उन्होंने कानून की पढ़ाई की है और शिक्षा के मामले में, ज्ञान के मामले में, विद्वता के मामले में हम लोग उनके कायल हैं, उनकी प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन जो उनका आचरण रहा है पिछले दिनों, वो बड़ा उनके प्रति जो सम्मान था वो हम लोग का ख़त्म हो गया है। वो हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि वैसी हरकत करें इससे भाजपा को लाभ मिल जाए। आप यूपी में देखिए, आप 80 सीटों पर उन्होंने समाजवादी पार्टी को हराने का काम किया। वहाँ 1000, 2000, 1500 से समाजवादी पार्टी हारी है और इनकी पार्टी 5000, 6000, 7000 वोट ले ली है। तो निश्चित रूप से उनके जाने अनजाने, वो जान के करते हैं कि अनजाने करते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ये निश्चित है कि उनके क्रियाकलाप से हाँ वो भाजपा को लाभ मिल रहा है, जो कई तरह की शंका जन्म दे रहा है। गुजरात चुनाव पर कुछ आप बोलेंगे? देखिए, गुजरात तो हमने बताया कि ये ईवीएम से भी ज़्यादा खतरनाक जो जहर दिमाग में भर दिया गया है वो सांप्रदायिक नफरत का, तो इसी आधार पर गुजरात में भी चुनाव हो रहा है। अब जो समझदार लोग हैं, जो समझते हैं इकोनॉमी को, जो समझते हैं शिक्षा के जो स्थिति है उस पर, जो समझ रहे हैं देश की जो आर्थिक स्थिति है उस पर, वो निश्चित रूप से भाजपा के खिलाफ वोट देंगे। लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षित हैं, जिनके दिमाग में हिंदू मुसलमान का जहर भर दिया गया है, तो ऐसे लोगों का निश्चित वोट भाजपा को जाए। देखिए, इसमें तो मैं कहूँगा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को आप जानते होंगे, बड़े नेता थे, महान नेता थे, बहुत विद्वान नेता थे। वो नारा देते थे कि कांग्रेसी घूरे पर ये संघी कीड़े पलते हैं। सही बात है। अब बाबरी मस्जिद विवाद को आप देखेंगे कि किसने शुरू किया? कांग्रेस ने शुरू किया। उसने ताला खोल करके इस विवाद को शुरू किया। और फिर आप देखेंगे कि जिस समय बाबरी मस्जिद को नष्ट किया जा रहा था, शहीद किया जा रहा था, उस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी और नरसिम्हा राव जी ताजा रोड कर सो गए जब बाबरी मस्जिद को ढाया जा रहा था। तो मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस और भाजपा दोनों, ये आज देख लिए, दोनों कहीं भी आर्थिक मुद्दे पर बहस नहीं करते हैं, कहीं देश के जो इकोनॉमी डूब रही है उस पर बहस नहीं करते हैं। ये तो रावण बोल दिया, तो ये शूर्पणखा बोल दिया, ये माने अनावश्यक मुद्दों को उठा करके ये राजनीतिक दाव चल रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि दोनों एक हैं और ये दोनों जब तक रहेंगे देश में सही राजनीति की धारा का विकास नहीं हो सकता। राहुल गांधी का जो पद यात्रा चल रहा है उस पर आपका क्या मानना है? राहुल गांधी की पदयात्रा, वो भारत जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जैसा कि कांग्रेसियों का कहना है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के साथ जो नृशंसता हो रही है, जो भाजपा के राज में भी हुई, वहाँ के जंगल ज़मीन खनिज लूटने की जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, जो वहाँ बड़े पूंजीपतियों का जो वहाँ जंगल
को लूटने का जो राजनीति चल रहा है, वो खनिज पर कब्जा करने की जो राजनीति चल रही है, आज भी कांग्रेस के राज में चल रहा है। आज भी आदिवासियों को वही स्थिति है, आज भी आदिवासियों को मारे जा रहे हैं, उनके जंगल पर कब्जा हो रहा है, कहीं कोई उनको कहीं संरक्षण नहीं मिल रहा। तो हम कैसे कहें कि देखिए एक सतही राजनीति है। जैसे रथ यात्रा निकाले अडवाणी जी, तो ठीक है, उसका लाभ मिला। ये भी अपना सेकुलर वोटों को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे आम जनता का कोई लग रहा है कि भला होगा? आप छत्तीसगढ़ में चुप हैं, आदिवासियों की हत्या हो रही है, आपकी सरकार है, आपने बोला कभी एक शब्द? राहुल जी बोले कहीं एक शब्द? आज कई जगह महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। आज शैक्षणिक संस्थानों में आज PhD करने वाले छात्रों की संख्या को बहुत कम कर दिया गया। आज बेतहाशा फीस वृद्धि की जा रही है, चाहे BH हो चाहे JNU हो, सारे शिक्षण संस्थानों में बेतहाशा फीस वृद्धि की जा रही है, जहां कि अब गरीब वर्ग के छात्र नहीं पढ़ पाएंगे। आप राहुल गांधी कहीं बोल रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि ये भारत जोड़ो यात्रा भी एक चुनावी स्टंट है। करें, अच्छी बात है। कुछ तो हम लोग तो अभी भाजपा के खिलाफ हम लोग तो चाहेंगे कि सारी शक्तियाँ एकजुट हों। अभी उसमें हम लोग चाहेंगे कि राहुल जी की भी हम लोग के साथ आएँ, लेकिन असली मुद्दा है कि इस देश में जब तक वामपंथ आगे नहीं आएगा, तब तक निष्पक्ष राजनीति नहीं हो सकती है और देश सही अर्थों में विकास नहीं कर सकता है। अगर सही अब ईमानदार कोई है तो वामपंथी है, जिन पर कोई एक पैसे का भी कहीं कोई आरोप नहीं लगा सकता है। बाकी सभी दागी लोग हैं, अपने अपने मुद्दे लेकर के ढोल बजा रहे हैं। अभी देश के सामने सबसे बड़ा संकट है वो लोकतंत्र का नाश हो रहा है। जो लोग बुद्धिजीवी हैं, जो देश हित में बोलते हैं, जो सही में विद्वान हैं, उनको अर्बन नक्सल कह के जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। तो सही बात कहीं कहने का अवसर नहीं मिल रहा है, सच्ची बात जनता को जानने का अवसर नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात है कि संविधान में जो समानता का, स्वतंत्रता का जो प्रावधान है, उसको पूरी की पूरी तरह समाप्त किया जा रहा है। तो आज जो सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग के सामने होना चाहिए, संविधान बचाने की, और दूसरी बात है कि लोकतंत्र की। जब तक देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा तब तक करने की आज़ादी कितना है आप लोगों को? कुछ नहीं है। आप तो देख रहे हैं कि जो बोल रहा है सही बात बोल रहा है, देश हित में बोल रहा है, उन लोगों को अर्बन नक्सल कह के जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। सुधा भारद्वाज जो IIT की टॉपर हैं, जिनको हाई कोर्ट जज बनने का सरकार ने ऑफर दिया, उन्होंने हाई कोर्ट का जज बनने से इनकार कर दिया। वो बोली नहीं, मैं गरीबी मजदूरों की लड़ाई लड़ूंगी, मुझे हाई कोर्ट का जज नहीं बनना। ऐसे लोगों को, ऐसे लोग जो समाज हित में अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिए, ऐसे गर्लिंग हैं, आप देखिए बहुत से लोग हैं जो भी जेलों में बंद हैं। उन पर 10 तरह के गलत आरोप लगा करके, आप सुने होंगे जो साइबर बग था वो इजराइल वाला, उसके तहत लोगों की उनके कंप्यूटर से लैपटॉप से छेड़छाड़ करके गलत आरोप लगा के उनको जेलों में बंद किया जा रहा है। जो बुद्धिजीवी हैं देश के और जो भ्रष्ट लोग हैं, जो गलत बात करते हैं, ऐसे लोगों को प्रश्रय दिया जा रहा है। तो आज सबसे बड़ी जो देश के सामने संकट है वो लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को बचाने की ज़रूरत है, संविधान को बचाने की ज़रूरत है। इसलिए जो भी इस मुद्दे पर है उन सबको साथ आने की ज़रूरत है।